Hello everyone, welcome to Zen Study, where every day we are trying to make education imaginative. आज हम बात करेंगे दिल्ली की और यूपीएससी का हब माने जाने वाले ORN की। आज हम बात करेंगे शीतल की, जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर में एक डब्बे नुमा कमरे में रहती है और उस कमरे के लिए उसके पापा की लगभग आधी सैलरी चली जाती है। लेकिन फिर भी वो रोज सुबह इस मकसद से उठती है कि एक दिन वो अपने ये सारे जो हार्डशिप्स जो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टॉलरेट कर रही है, वो इन सारे अपने हार्डशिप्स को एक दिन कुछ मीनिंग दे पाएगी। वो इस सिस्टम को चेंज कर पाएगी, वो ब्यूरोक्रेसी में एंटर कर पाएगी और अपने जो सारे परेशानियां हैं जो हर दिन वो फेस कर रही है, इन सबको एक दिन ख़त्म कर पाएगी। और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए और इस देश के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर पाएगी। एक दिन शीतल अपने लाइब्रेरी से पढ़कर लौट रही होती है और तभी उसे एक बहुत ही अजीबोगरीब न्यूज़ सुनाई देती है कि उसी की तरह एक और बच्ची थी जो कि उसी की तरह आए दिन मेहनत कर रही थी, एक सपना लिए कि वो एक IAS ऑफिसर बनेगी और अपने फैमिली का जो जेनरेशनल कर्स है वो उसे ब्रेक कर पाएगी और इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का एक दिन पार्ट बन पाएगी। बट वाइल दैट स्टूडेंट वॉज स्टडिंग इन हर लाइब्रेरी, अचानक से फ्लड्स आते हैं और जो लाइब्रेरी उसके बेसमेंट में थी वो उसमें डूबकर मर जाती है। एक बहुत ही अजीबोगरीब बात है जिसका हमने कभी कुछ ऐसी इमेजिनेशन भी नहीं किया था, हमने कभी कोई कल्पना भी नहीं की थी कि कोई इस तरीके से किसी की मौत हो सकती है पढ़ते पढ़ते। सो ये कहानी एक्चुअली है श्रेया की, ये कहानी है तानिया की और ये कहानी है निविन की, जो एक दिन ऐसे ही पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ते पढ़ते उनकी मौत इसलिए हो गई क्योंकि उनके लाइब्रेरी में अचानक से बारिश का पानी आता है और वो फ्लडेड हो जाता है बेसमेंट उनका। तो अभी भी शीतल के मन में, इनफैक्ट सारे एस्पिरेंट्स के मन में एक ही सवाल उठता है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन? Who is responsible behind the death of these aspirants? To understand this entire question, हमें दिल्ली को समझना पड़ेगा कि ये आए दिन दिल्ली में क्यों होता रहता है। सो वी नो दैट दिल्ली का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो अरावलीज के एक्सटेंशन पे लाई करता है। इस पूरे रीजन को दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है एंड जो ORN एंड करोल बाग वाला जो रीजन है वो एक लो लैंड पर आता है। अगर आप यहाँ रहते हो तो आपको पता होगा दैट जो पटेल नगर वाला एरिया है वहाँ पर एक रॉक गार्डन है जो जहाँ पर हम क्लियरली समझ सकते हैं दिल्ली रिज जो है वो अपलैंड रीजन है। एंड ORN स्पेशली जहाँ पर फ्लड्स आए थे, ORN और करोल बाग वाला जो रीजन है जो मेट्रो के पास है, इट इज़ इन द लो लैंड्स। सो हर साल आए दिन थोड़ी सी भी जब बारिश होती है तो यहाँ पर फ्लड्स का जो पानी है वो इकट्ठा हो जाता है, बारिश का पानी, एंड फ्लड्स के सिचुएशन कॉमन है यहाँ पर। अब जब दिल्ली बना था, जब दिल्ली को डिज़ाइन किया गया था एज एन अर्बन एरिया, एज अ सिटी, it was done in 1976. At that time, the population of Delhi was 33 lakhs. Currently, the population of Delhi is 3.25 crores. वही urban planning अभी भी कायम है. Is that justified? This entire region was initially a residential area. बट अभी बिकॉज इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं और इतने सारे बच्चे यहाँ पर रहने लगे हैं बिकॉज ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ये रीजन UPSC का हब बन गया है, काइंड ऑफ लाइक द मक्का ऑफ द इंटायर सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। तो पहले ये रेजिडेंशियल एरिया था बट अब ये एक कमर्शियल एरिया बन गया है। सो जैसे ही कोई रेजिडेंशियल एरिया से कमर्शियल रीजन बनता है, फुटफॉल ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस, जिस वजह से इस एरिया में जो बेसिक अवेलेबिलिटीज़ है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उसके डर्थ रहते हैं। एंड द रीज़न बिहाइंड ऑल द हाई रेंट्स and inavailability of basic resources like water and electricity facility. So जो ये कंस्ट्रक्शन होता है, जो हम कभी कोई कंस्ट्रक्ट करते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं,
तो उसका बेसिक जो एम है वो ये होना चाहिए, दैट इज ईज ऑफ लिविंग। बट बिकॉज ऑफ द डिमांड इतनी बढ़ गई है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज़ मोर अबाउट द अकोमोडेशन का जो सेंटर है वो ईज ऑफ अकोमोडेशन हो गया है कि कितने लोगों को, मतलब मल्टीपल अकोमोडेशन ईज हो गया है, हम कितने लोगों को उस छोटे से जगह में अकोमोडेट कर सके। तो इसलिए छोटे छोटे डब्बे जैसे कमरे होते हैं, बच्चे उसी में रहते हैं, वेंटिलेशन की इशू होती है, खाने पीने की दिक्कत होती है, वॉशरूम्स फैसिलिटी उतने प्रॉपर नहीं रहते हैं क्योंकि शेयरिंग में रहते हैं मैक्सिमम बच्चे, और यहाँ का रेंट बहुत हाई होता है। अब हमें ये समझना है कि ये कंडीशन दिल्ली का है जो कि हमारे इंडिया का कैपिटल है। तो ये क्यों ऐसा कंडीशन है? बिकॉज यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली डिमांड बेस्ड है। यहाँ पर हर दिन हर रोज़ नए नए बच्चे आते हैं टू परस्यू देयर ड्रीम्स, and they're ready to accept this high rate and this living condition just to pursue their dreams, because उन्हें लगता है that अगर वो IAS या UPSC रैंक लिस्ट में उनका नाम आ जाता है then all this will be worth it. So being a capital city, if Delhi is providing such facilities, so it is a big question on the entire system of our country कि हम फिर किस तरीके से अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कहकर बड़े बड़े इंटरनेशनल फोरम्स में खुद को ऐसे प्रेजेंट करते हैं दैट वी आर वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू डेवलपिंग कंट्रीज, वी हैव सो मेनी बिग आइडियाज़, और हम खुद को एज अ रीजनल हेजेमनी प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो इट पुट्स अ क्वेश्चन टू दैट इंटायर सिस्टम। हमारे करंटली जो इस रीजन की अर्बन प्लानिंग है, बेसिकली दिल्ली जो पूरा ये एरिया है, यहाँ की जो अर्बन प्लानिंग है इसकी देखभाल में बेसिकली MCD करते हैं। और उस टीम में जो इस अर्बन प्लानिंग को देख रहे होते हैं, उस टीम के ऊपर भी क्वेश्चन उठता है कि ये सिस्टम जो इतने साल पुरानी है उसमें क्यों कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। बिकॉज वी नो दैट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ दैट रीजन इज़ वेरी बैड, इट इज़ कम्प्लीटली आउटडेटेड। पानी थोड़ी सी भी बारिश होती है वो नाले जो है जाम हो जाते हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट दैट वाटर आउट। So it puts again a question to MCD, how are they planning this entire urban development जो हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। और हर साल जब ये इशू हो रहा था तो इस पर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया। दिल्ली जो ये रीजन है ये कोई छोटी जगह नहीं है, इट एक्सपैंड्स ओवर अ ह्यूज लैंड मास। सो इसकी जो प्लानिंग भी है वो जोन वाइज होनी चाहिए, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 zones। सो प्लानिंग भी उस हिसाब से होनी चाहिए, एंड दिस टीम शुड डेफिनेटली कंसिस्ट ऑफ अ जियोलॉजिस्ट, अ साइंटिस्ट एंड पीपल हु आर एक्सपर्ट इन अर्बन प्लानिंग। ऑल्सो वी हैव सीन कि यहाँ पर पार्किंग की बहुत इनअवेलेबिलिटी रहती है, जिस वजह से कार्स जो हैं वो रोड पर पार्क होते हैं, एंड इट इज़ लीगल, इट कम्स अंडर द लीगल जुरिस्डिक्शन एंड इट इज़ अलाउड। बट सिर्फ 10% जो रोड है वो आप पार्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड दिस सिस्टम इज़ रेयरली फॉलोड, ड्यू टू विच अगेन दिस इज़ अनदर कॉज विच कॉजेज अर्बन फ्लडिंग। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट and also about the institute, such an esteemed institute, one of the oldest of this region, and still एक institute जो कि इतने एमिनेंट और एस्टीम्ड टीचर्स को हायर करके रखता है जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट टू द कोर पढ़ाते हैं। और फिर भी द आयरनी इज़ कि ऐसे इंस्टीट्यूट में ऐसा हादसा होता है। उस बेसमेंट में जो लाइब्रेरी रन हो रहा था उसमें एक इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं थी। सो अगेन इट पुट्स अ क्वेश्चन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीड। जो बेसमेंट दिया गया था फॉर स्टोरेज एंड पार्किंग पर्पस, उसको क्यों एज अ लाइब्रेरी बनाया गया, क्यों लोगों के बच्चे जो हैं उनके लाइफ को एट स्टेक रखा गया, जस्ट टू अर्न सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी। कमिंग टू द कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल हैं दे लैक द बेसिक नॉलेज of how to cope in such emergencies। फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए, सुनामी हो गया, और भी वेरियस एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल कॉजेज से इमरजेंसीज अराइज हो सकते हैं।
सो एज कॉमन पीपल वी लैक द बेसिक नॉलेज कि हम कैसे इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया, फायर हो गया, ऐसे सिचुएशंस में हम कैसे डील करें। सो ये अगेन पूरे सिस्टम पर क्वेश्चन है कि क्यों नहीं हमें बचपन से ट्रेन किया जाता कि हम जो इमरजेंसी सिचुएशंस अराइज होते हैं उसमें खुद को इस तरीके से सशक्त बना सके कि हम somehow escape कर सके फॉर द टाइम बीइंग, अगर सडनली कोई ऐसा इमरजेंसी अराइज होता है। तो जब हमने पूजा खेडकर का केस डिस्कस किया था उसमें हमने मोरालिटी को सेंट्रल पॉइंट रखा था, और इस केस में हम कॉम्पिटेंसी और ग्रीड को सेंट्रल पॉइंट रखते हैं कि किस तरीके से इनकम्पिटेंट लोग अगर सिस्टम में होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्बन प्लानिंग टू द पीपल हु हैव अलाउड द इंस्टीट्यूट्स टू रन इन सर्टेन मैनर्स, किस तरीके से ये पूरा सिस्टम है जो कि एक काइंड ऑफ इट्स एक्टिंग लाइक अ टर्माइट, जो कि इस पूरे सिस्टम को दीमक की तरह खाते जा रहा है। देयर आर सम पीपल हु क्रिपल द सिस्टम and then the system cripples the rest. I hope you will understand what this quote means. Even us, like this entire ये जो entire पूरा जो incident हुआ, ये एक पूरे system की गलती है, and we are also part of this system because हम accept करते हैं, हम हमारे साथ आए दिन जो छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं हम somehow उसको neglect करते रहते हैं। Why should death be the reason that people should come out to fight for their basic rights? So I hope आप लोग समझेंगे कि ये the intensity of this incident और ये कितना बड़ा मैटर है, और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ऐसे मैटर्स फ्यूचर में भी होते रहेंगे। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को रियलाइज़ नहीं करेंगे, अगर हम अपने पावर को रियलाइज़ नहीं करेंगे। If we take example of Libya, एक ऐसी कंट्री जो कि पिछले एक दशक से ऑलमोस्ट एक डेकेड से वो एक वॉर टोन रीजन रहा है, सिविल वॉर्स का शिकार रहा है, बट फिर भी वहाँ पर भी अब जब डैम एक कोलैप्स हुआ सो 12 पीपल वर डिटेन्ड, और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बुलडोज़र चला दिए जाते हैं। आप छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें टारगेट करते हैं, बट द बिगर माफियाज दे जस्ट गो अराउंड डूइंग देयर वर्क अननोटिस्ड। सो we are not going to give any solution. The question lies to you, how and in what way you want justice. Just make sure कि आप अपने पावर का मिसयूज ना करें, आप सिस्टम पर भरोसा करें बट ब्लाइंडली ना करें। So thank you for watching this video. Hope to see you in the next video.